नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले मेवात में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर दर्ज हुई एक एफआईआर का हिस्सा आपके सामने पेश करेंगे। इस एफआईआर में दो बहुत बड़े खुलासे किए गए हैं। पहला ये कि 800 से 900 हमलावरों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नूह के नलहड़ शिव मंदिर पर धावा बोल दिया। दूसरा बड़ा खुलासा इस एफआईआर में यह है कि नलहड़ मंदिर तक पहुंचने वाली हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला करने की योजना पहले ही बना ली गई थी। इसलिए हमलावर लाठियों के साथ, डंडों के साथ, पत्थर, अवैध हथियार और पेट्रोल बम लेकर पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे। इन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हथियारों के साथ इकट्ठा किया गया था। हमले की पूरी योजना थी, ये सब पहले से जानते थे कि इन्हें क्या करना है। आज हमारा सबसे बड़ा सवाल आप सबसे, पूरे देश से यह है कि मेवात भारत का हिस्सा है। वहां रहने वाले मेव समुदाय के लोग भी भारत के नागरिक हैं। उनके पास भारत का पासपोर्ट है, भारत का आधार कार्ड है, भारत का ही राशन कार्ड है, भारत का ही अन्न खाते हैं, भारत की ही बसें, ट्रेन और हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, भारत के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, भारत की सड़कों पर ही चलते हैं। लेकिन फिर भी वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? आज देश के सामने बड़ा मुद्दा यह है कि अपने धर्म की लड़ाई लड़ते भारत में रहने वाला यह खास वर्ग पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों करने लगता है? अपने धर्म की रक्षा करना सबका अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन क्या अपने धर्म की रक्षा के नाम पर अपने देश से नफरत करना यह सही है? और भारत के टुकड़े करने वाली हर सोच के आसपास पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही हर बार क्यों सुनाई देता है? आज हम आपको यह भी बताएंगे कि हरियाणा में हुए इन सांप्रदायिक दंगों का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। बीजेपी अब तक यह दावा करके बड़ी खुश होती थी कि उसकी सरकार वाले राज्यों में सांप्रदायिक दंगे होते ही नहीं, सिर्फ विपक्षी दलों के राज्यों में ही सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें कानून व्यवस्था के मामले में बहुत ही कामयाब है। लेकिन पिछले 2 महीनों में मणिपुर के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार होते हुए भी सांप्रदायिक दंगे इस तरह से भड़के हैं। आज हम आपको सांप्रदायिक दंगों की पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों समझाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि यह आने वाले भविष्य में देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और यह हमारे लिए कितना खतरनाक है। इसके बाद हम आपको हिंदी और मराठी फिल्मों के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या के बारे में बताएंगे। मैं पिछले हफ्ते ही नितिन देसाई से मिला था और तब वो बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे। उन्होंने कहा भी कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन असल में उनका शरीर सामान्य था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनके दिल में बहुत ही गहरा घाव था जो किसी को दिखाई नहीं दिया, मुझे भी दिखाई नहीं दिया। इस घटना के बाद आज हम एक बार फिर मेंटल हेल्थ का मुद्दा आपके सामने उठाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या दुनिया में कोई ऐसी एक्सरे, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड मशीन है जो टूटे हुए दिल का पता लगा ले। आपके शरीर में चोट लगती है तो आप दवाई खा लेते हैं, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है तो उसकी मरहम पट्टी की कोई व्यवस्था नहीं होती और यही कई बार इंसान की जान ले लेती है। लेकिन पहले चलते हैं सना के पास जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी। थैंक यू सुधीर। हरियाणा में हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद की ओर से किए जा रहे धरना प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की सरकार को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकारों को भड़काऊ भाषण पर निगरानी रखने और प्रदर्शन की सीसीटीवी फुटेज संग्रहित रखने का भी निर्देश दिया है। हरियाणा में धार्मिक यात्रा पर हमले के विरोध में वीएचपी और बजरंग दल ने आज दिल्ली और आसपास 23 जगहों पर प्रदर्शन किया था। इन प्रदर्शनों पर रोक लगाने की याचिका पर अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जारी हंगामे से स्पीकर और चेयरमैन दोनों ने नाराजगी जताई है। स्पीकर ओम बिरला ने तो कहा कि जब तक सांसद सदन की गरिमा के अनुरूप व्यवहार नहीं करेंगे तब तक वो लोकसभा में नहीं आएंगे। आज भी सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठे। उधर राज्यसभा में सरकार ने आज शोर शराबे के बीच ही वन संरक्षण संशोधन बिल पारित करा लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संसदीय परंपराओं को दरकिनार कर बिल पारित कराया गया। संसद में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज दिल्ली सेवा बिल पर तय बहस नहीं हो सकी।
लोकसभा गुरुवार तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल का पारित होना मुश्किल है। इससे पहले वाईएसआर, कांग्रेस और बीजेडी ने बिल का समर्थन करने की घोषणा की है। दिल्ली सेवा बिल मंगलवार को ही लोकसभा में पेश किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को एक साथ 500 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना का शिलान्यास करने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा 156 स्टेशन उत्तर प्रदेश और 126 महाराष्ट्र में हैं। इस योजना में स्टेशनों के अंदर यात्रियों की पहुंच से लेकर वेटिंग हॉल, शौचालय, एस्केलेटर, वाईफाई जैसी सुविधाओं में सुधार किया जाना है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में भारतीय रेलवे में 1309 स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए चुना गया है। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कथित लाल डायरी के 3 पन्ने जारी करके दावा किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पन्नों में सीएम के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता सहित अन्य लोगों से लेन देन का जिक्र किया है। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है कि डायरी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लेन देन की बातें कोड वर्ड में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानहानि के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में पेशी से अंतरिम छूट 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इसी मामले से जुड़े एक दूसरे मुकदमे में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है। माफी नहीं मांगने पर मुझे अहंकारी साबित करना ठीक नहीं। राहुल गांधी ने 2018 में मोदी उपनाम को लेकर विवादित बयान दिया था। विपक्षी दलों के नए गठबंधन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मजबूरी में एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन खड़ा करना पड़ा है। अधीर रंजन ने कहा है कि मोदी शाह को हराने के लिए सभी दलों का साथ आना जरूरी भी है और मजबूरी भी। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ही उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज शाम एक बार फिर लैंडस्लाइड होने से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आवाजाही बाधित हो गई। देर शाम पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला चालू हुआ था, जिसके कारण सड़कें बंद हो गई थीं। लैंडस्लाइड की ये घटना हाईवे में 6 मील के पास हुई है। सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता और बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई आज सुबह अपने ही एनडी स्टूडियो में मृत पाए गए। मुंबई पुलिस नितिन देसाई की संदिग्ध मौत की जांच कर रही है। पुलिस को ऑडियो क्लिप से कुछ सुराग मिले हैं। खबर है कि देसाई 250 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में धात्री नाम की मादा चीता की आज मौत हो गई। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कूनो नेशनल पार्क ने कहा है कि पार्क में 7 नर, 6 मादा और एक शावक समेत 14 चीते पूरी तरह स्वस्थ हैं। कूनो नेशनल पार्क में अब तक 6 चीतों और 3 शावकों की मौत हो चुकी है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपके सामने कुछ बड़े खुलासे करेंगे। ऐसे खुलासे जो आपको चौंका देंगे। ऐसी बातें जो आप जानते तो हैं, लेकिन वो आपके सामने नहीं आती है। इसलिए आज हम सबसे पहले मेवात में सांप्रदायिक हिंसा पर दर्ज हुई एफआईआर का एक हिस्सा आपके सामने पेश करेंगे। एफआईआर की एक कॉपी मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं और ये कॉपी मेरे सामने है और आज मैं इस कॉपी में इस एफआईआर के कुछ अंश आपके सामने पढ़ूंगा। इस एफआईआर में 2 बहुत बड़े खुलासे किए गए हैं जो पूरे देश को पता होने चाहिए। पहला खुलासा ये कि 800 से 900 हमलावरों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नूह के नलहड़ शिव मंदिर पर धावा बोल दिया था। दूसरा बड़ा खुलासा इसमें यह किया गया है कि इस मंदिर तक पहुंचने वाली हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला करने की योजना पहले से ही बना ली गई थी, यानी ये पूर्व नियोजित थी। आज आप सबके लिए इस एफआईआर की कॉपी लाया हूं अपने साथ, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 31 जुलाई को जब एक विशेष धर्म के लोगों ने नूह के नलहड़ शिव मंदिर का घेराव करके कई गाड़ियों को आग लगा दी, तब इस हिंसक भीड़ में शामिल लोग धार्मिक नारे, इस्लाम से जुड़े हुए धार्मिक नारे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब मैं आपको इस एफआईआर की कॉपी दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह एफआईआर की कॉपी है। आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं और एफआईआर को एक
सरकारी दस्तावेज माना जाता है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। यह एफआईआर हरियाणा पुलिस ने दर्ज की है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। यह बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। और अब देखिए कि इस एफआईआर में क्या लिखा है, मैं पढ़कर बताता हूं। हो सकता है लोगों को यह बात बुरी लगे, लेकिन जो एफआईआर में लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूं। विशेष समुदाय के व्यक्तियों ने अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर पर मौजूद जलाभिषेक करने आए भक्त जनों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी सरकारी पिस्टल से 3 हवाई फायर किए और इतने में ही उपद्रवियों ने पेट्रोल से भरी बोतलों से यात्रियों की नलहड़ मंदिर को जाने वाली रोड पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी तथा खड़े वाहनों में पेट्रोल की बोतलों से गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। और ये सभी व्यक्ति अल्लाहू अकबर करते करते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये जो बयान मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, ये इस एफआईआर में लिखा है और ये हरियाणा पुलिस के जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो वहां पर मौजूद थे, ये एफआईआर उनके कहने पर उनका पक्ष रखते हुए दर्ज की गई है। और इनमें उनके उसमें लिखे हुए हैं कि सेवा में श्रीमान एसएचओ साहब थाना सदर नूं, जय हिंद। और फिर ये एक एएसआई हैं अरुण कुमार, प्रधान सिपाही जितेंद्र, होमगार्ड बीर सिंह, होमगार्ड त्रिलोक, होमगार्ड एजाज, एसपीओ नरेंद्र और बाकी के जो लोग हैं उनके साथ उनके नाम से दर्ज की गई है। और ये बता रहे हैं कि हम धार्मिक जलाभिषेक यात्रा ड्यूटी नलहड़ मंदिर पर मैं मौजूद था और उसी समय एक विशेष धर्म के करीब 800 से 900 नाम पता नामालूम गांव नलहड़ और उसके आसपास के गांवों के आदमी खेतों की तरफ और पहाड़ों से, जिनके हाथों में लाठी, डंडे, गीड़, पत्थर और अवैध असला लहराते हुए और अल्लाहू अकबर करते करते योजनाबद्ध तरीके से, यहां ध्यान देना होगा आपको, योजनाबद्ध तरीके से नलहड़ शिव मंदिर में चल रही मेवात धार्मिक जलाभिषेक यात्रा में जलाभिषेक में बाधा डालने के लिए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मैंने साथी कर्मचारियों की इमदाद से इन लोगों को बार बार समझाने और रोकने का प्रयत्न किया, परंतु ये लोग अल्लाहू अकबर करते करते अपने अवैध हथियारों से पुलिस पार्टी और जलाभिषेक करने वाले यात्रियों पर जान से मारने की नियत से गीड़, पत्थर और अवैध हथियारों से फायर करना शुरू कर दिए, जिससे होमगार्ड बीर सिंह, होमगार्ड त्रिलोक को चोटें लगी तथा मन एसआई ने उग्र भीड़ को पुनः समझाने व रोकने की कोशिश की। ये एफआईआर में लिखा हुआ है और जो एफआईआर में लिखा है मैंने आपको वही पढ़कर सुनाया है, अपने मन से कुछ नहीं। इस एफआईआर के मुताबिक 31 जुलाई को नूह के जिस नलहड़ शिव मंदिर तक हिंदू संगठनों द्वारा जलाभिषेक यात्रा निकालने की मंजूरी दी गई थी, उस मंदिर को 800 से 900 लोगों की हिंसक भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इस भीड़ में शामिल लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने पेट्रोल डालकर मंदिर के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी और इसके बाद ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मंदिर के बहुत ही नजदीक पहुंच गए। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। कुछ लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर अपने मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस बनाए हैं जो बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कि उस दिन मंदिर में क्या हो रहा था। इसी एफआईआर में यह भी लिखा है कि सैकड़ों लोगों की हिंसक भीड़ ने शोभा यात्रा में शामिल होने आए यात्रियों पर अवैध हथियारों और ईंट पत्थरों से जानलेवा हमला किया और इस दौरान ये पूरी भीड़ लगातार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही। एफआईआर में हिंसा के वक्त की जिस घटना का जिक्र किया गया है उसका एक वीडियो भी आज हमें मिला है, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे 800 से 900 लोगों की भीड़ ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया था और इसके बाद वहां कई गाड़ियों को आग लगा दी गई और इसी स्थान पर मंदिर के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और वहां कई राउंड फायरिंग भी हुई। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। अरे मैं इसलिए तो कर रहा हूँ, बाकी फोर्स हो रहा है।
कहाँ हूँ, मुझे पता कैसे करना है। आपने इन वीडियोस में अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पीछे गोली चलने की आवाजें भी आपको जरूर सुनाई दी होंगी। गोलियां चल रही हैं, धमाके हो रहे हैं और ये गोलियां इन्हीं लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं जो 800 से 900 लोग जो वहां के लोकल लोग थे वो इकट्ठा हो गए थे। नूह और गुरुग्राम जिले में हुई हिंसा को लेकर अब तक कुल मिलाकर 44 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, जिनमें अलग अलग एफआईआर्स में यह बात लिखी गई है कि 31 जुलाई को नूह में अलग अलग स्थानों पर हिंसा के दौरान भारत विरोधी और धार्मिक नारे लगाए गए और यह सब कुछ किसी दूर दराज के इलाके में नहीं हुआ। ये देश विरोधी नारे भारत के संसद भवन, भारत की सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर लगाए गए हैं। जिन लोगों ने ये नारे लगाए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही उनकी पहचान हुई है। आज हमारा सबसे बड़ा सवाल पूरे देश के सामने ये है, हमारे पूरे समाज के सामने, आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं, चाहे टीवी पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, मेवात भारत का हिस्सा है। वहां रहने वाले मेव समुदाय के लोग भी इसी देश भारत के नागरिक हैं। यहां का संविधान, यहां का कानून उन पर भी लागू होता है बराबरी से। उनके पास भी भारत का पासपोर्ट है, भारत का ही आधार कार्ड है, भारत का ही राशन कार्ड है, भारत का ही अन्न खाते हैं, भारत की ही बस, ट्रेन और हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, यहीं की सड़कों पर चलते हैं, यहीं के रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी इन स्थानों पर, इस जगह पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे? आज बड़ा मुद्दा यह है कि अपने धर्म की लड़ाई लड़ते लड़ते भारत में रहने वाला यह खास वर्ग पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों करने लगा और भारत के टुकड़े करने वाली हर सोच के आसपास, हर घटना के आसपास पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों सुनाई देता है? आज बड़ा सवाल यह है। अपने धर्म की रक्षा करना बहुत अच्छी बात है। सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को अपने धर्म से प्यार है। अपने धर्म को फॉलो करने की आजादी हमारे देश का संविधान सबको देता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं। आपको अपने धर्म की इज्जत करना, अपने धर्म की रक्षा करने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन क्या अपने धर्म की रक्षा करते करते अपने देश से नफरत की इजाजत भी दी जा सकती है? क्या अपने देश को बद्दुआ देने की इजाजत दी जा सकती है? क्या ये सोच मान्य हो सकती है कि देश से बड़ा धर्म हो जाए? आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नूह में यह हिंसा हिंदुओं की शोभा यात्रा के दौरान भड़की, जो कि ऊपरी सच्चाई लगती है, लेकिन अंदर छिपी सच्चाई यह है कि हिंसा करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो भारत के खिलाफ नफरत से भरे हुए थे। और ये वही लोग हैं जो माफिया अतीक अहमद की मौत पर शोक जताते हैं, जो कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं, जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, जो भारत की सफलता पर दुखी होते हैं, भारत की नाकामी पर जश्न मनाते हैं, जो देश की सरकार, देश के कानून और देश की पुलिस को कभी अपना नहीं मानते। वो लोग जब इस तरह की हिंसा करते हैं तो इसमें भारत के प्रति नफरत ही नफरत होती है और पाकिस्तान के प्रति प्रेम ही प्रेम होता है। और ये बात हम सिर्फ मेवात की इस हिंसा को लेकर आज नहीं कह रहे हैं। अब ये एक पैटर्न बन चुका है। जहां भी इस तरह की हिंसा होगी, सांप्रदायिक हिंसा, वो भी एक खास अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा की गई हिंसा होगी, उसमें आपको यही सारे फुटप्रिंट्स मिलेंगे। इसका एक सेट फॉर्मूला अब बन चुका है। आपने कभी देखा है जब किसी और अल्पसंख्यक वर्ग का कोई जुलूस निकलता है? पहली बात तो यह है, जब और जो बाकी हमारे देश में और भी ऐसे धर्म हैं जिन्हें आप अल्पसंख्यक कहते हैं, जब उनकी कोई धार्मिक यात्रा निकलती है तो पहली बात तो यह है कि उसमें कभी कोई विवाद होता ही नहीं, उसमें कोई हिंसा नहीं होती। और अगर कभी कोई विवाद हो भी जाता है तो आपको भारत विरोधी नारेबाजी तो कभी नहीं सुनाई देगी। सिर्फ एक अल्पसंख्यक वर्ग ऐसा है, और उसे भी अल्पसंख्यक कहना गलत होगा क्योंकि उस वर्ग के कम से कम 20 करोड़ लोग हमारे देश में हैं। वो अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि आज भारत में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा समुदाय है, दूसरे नंबर का। फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। 29 ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये तो बराबरी के स्टेक होल्डर है। ये देश उनका भी है और बराबरी का है। आप अगर कहें कि पारसी लोग जो हैं उन्हें भारत से परेशानी होने लगी, असली अल्पसंख्यक तो पारसी हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है।
लेकिन क्या कभी आपने किसी पारसी को भारत विरोधी बात करते हुए देखा है? क्या किसी पारसी को यह कहते हुए देखा है कि उन्हें भारत पसंद नहीं, यहाँ का कानून पसंद नहीं, संविधान पसंद नहीं, या वो भारत को चुनौती देता हुआ कभी आपको नजर आया है? 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, ऐसे ही जैसे मेवात में लगाए गए, जबकि इस जुलूस का भी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश का आज अंतर हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ऐसे ही आज हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच अंतर आपके सामने रखना चाहते हैं। और अंतर यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस घटना के 48 घंटे के अंदर 33 लोगों को भारत विरोधी नारा लगाने के लिए गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हरियाणा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बहुत सारे लोग आज भी ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं। हमने कल भी कहा था, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर को योगी आदित्यनाथ से कुछ क्लासेस लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे अपने देश, अपने राज्य में वो शांति की स्थापना कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर सकते हैं। अब एमएल खट्टर और आज हरियाणा की सरकार ने यह तो कहा है कि जितना भी नुकसान किया गया है इस दंगों के दौरान, उस नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता है। अब हरियाणा में भी ऐसा ही होने वाला है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत में मुहर्रम के जुलूस से लेकर सांप्रदायिक हिंसाओं के दौरान ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत के ही कुछ मुसलमान इनमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है धर्म, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ये लोग भी एक विशेष धर्म से हैं। और इससे यह पता चलता है कि इन लोगों के लिए देश से ऊपर धर्म है। धर्म बड़ा है, देश छोटा है। भारत के कानून ऐसे नारों को अपने देश से गद्दारी मानते हैं। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि मेवात में सांप्रदायिक दंगे हिंदू संगठनों की शोभा यात्रा की वजह से ही भड़के हैं, उसके पीछे छिपा हुआ सच ये भी है कि ये दंगे उन लोगों की वजह से भी भड़के जो असल में भारत से नफरत करते हैं। और इस नफरत को आप हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझ सकते हैं, जो हमने नूह के उसी नलहड़ शिव मंदिर से तैयार की है, जहां इस मंदिर को घेर कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। ये वो ही शिव मंदिर है जहां पर यह यात्रा जानी थी और वहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक होना था। इस वक्त मैं नल्हड़ शिव मंदिर के बाहर मौजूद हूं। 31 जुलाई को इसी शिव मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये शिव मंदिर है जहां से जलाभिषेक की शुरुआत हुई थी और यहां पर जब हिंसा हुई थी उसके बाद से यहां पर आईटीबीपी की कई टुकड़ियों को इस मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। एफआईआर में काफी चौंकाने वाला खुलासा पुलिसकर्मियों ने किया है। पुलिसकर्मियों ने बताया है कि जब यहां से शोभा यात्रा शुरू हो रही थी तो ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, इन पहाड़ियों से, आसपास की पहाड़ियों से और आसपास जो खेत है उन खेतों से 700 से 800 लोग, जो भीड़ थी, उपद्रवी भीड़ थी, उनके हाथ में लाठी डंडे, अवैध हथियार थे। वो धार्मिक नारे लगाते हुए शिव मंदिर के पास जो यात्रा चल रही थी उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। पुलिसकर्मी जो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं वो एक के बाद एक भीड़ को रोकने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन भीड़ रुकती नहीं है। लेकिन एफआईआर में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो खुलासा ये हुआ है कि ये जो खेत आप देख पा रहे हैं मंदिर के आसपास और ये जो पहाड़ी देख पा रहे हैं, इन पहाड़ी इलाकों से जो उपद्रवी हैं, 600 से 700 के लगभग जो उपद्रवी थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग करते हैं। ये जो सामने की तरफ मंदिर आप देख पा रहे हैं, उस मंदिर में पुलिसकर्मी सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को उस मंदिर में कैद कर लेते हैं। मंदिर में 4 से 5 हजार यात्री कैद होते हैं और जो आसपास की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से लगातार
इस मंदिर और आसपास की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं, इस इलाके में कई गाड़ियां खड़ी होती हैं। उन गाड़ियों की आड़ लेकर पुलिसकर्मी भी जवाबी फायरिंग करते हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, मेवात, आज तक। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के जिन 15 जिलों में मुसलमानों की आबादी 75% से ज्यादा है, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे उत्तर और दक्षिण भारत से सिर्फ एक जिला ही इस सूची में शामिल है, और वो है हरियाणा का नूंह यानी मेवात जिला, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, 75% से ज्यादा मुस्लिम आबादी जिन जिलों में है, ये भारत के वो टॉप जिले जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। और यहां लाल रंग से ये नूंह मेवात हरियाणा का जिला है, जहां पर लगभग आप देखिए 80% आबादी मेयों की है। 2011 में नूंह में मुसलमानों की आबादी 79.2% थी और हिंदुओं की आबादी 20.4% थी। लेकिन कई रिपोर्ट्स का अनुमान है कि 12 वर्ष के बाद अब नूंह के इस जिले में, इस इलाके में हिंदुओं की आबादी 18% से भी कम हो चुकी है और मुसलमानों की आबादी 82% के आसपास इस समय यहां नूंह में है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस नूंह में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, वहां कभी सांप्रदायिक दंगे होते ही नहीं। देखिए, हैरानी की बात यह है, ये जो नूंह मेवात का इलाका है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, इसे बहुत ही बैकवर्ड इलाका माना जाता है। आर्थिक रूप से भी यह इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां पर 80% मेव हैं यानी मुसलमान हैं, 20% के आसपास या 18% के 82 और 18 का रेशो है, 18% हिंदू हैं, यानी यहां पर जो हिंदू समुदाय है वो अल्पसंख्यक है। लेकिन फिर भी यहां पर सांप्रदायिक दंगे नहीं होते और पिछले 5 साल में यहां कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। क्यों? यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में अभी बहुत सारे लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा। वर्ष 2017 से 2021 के बीच इन 5 वर्षों के दौरान मेवात में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जबकि इन्हीं 5 वर्षों में हरियाणा के बाकी जिलों में 211 सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन इनमें से एक भी सांप्रदायिक दंगे की आग मेवात तक नहीं पहुंची है। देख लीजिए आप, हरियाणा राज्य में और नूंह जिले में सब जगह 000 है और हरियाणा राज्य में हर साल कितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं ये आपके सामने है। 211 सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, लेकिन नूंह में कभी नहीं हुआ। तो आज बड़ा सवाल यह है कि जब हरियाणा के बाकी जिलों में 211 सांप्रदायिक दंगे हुए, तो मेवात अपनी धार्मिक आबादी की वजह से संवेदनशील होते हुए भी इतना शांत कैसे रहा? आज जब हमने आंकड़ों की मदद से इस सवाल का जवाब निकालने की कोशिश की, तो पता चला कि असल में सांप्रदायिक दंगे देश के उन जिलों में ज्यादा होते हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20% या उससे भी कम है। यानी जहां पर मुस्लिम आबादी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, वहां ज्यादा दंगे होते हैं। लेकिन जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है, वहां सांप्रदायिक दंगे ना के बराबर होते हैं। ये एक दिलचस्प इक्वेशन है, क्योंकि वहां रहने वाले दूसरे धर्म के लोग अपनी कम आबादी की वजह से, अपने अल्पसंख्यक होने की वजह से इस मुस्लिम आबादी के साथ कोई संघर्ष करते ही नहीं और वहां पर अल्पसंख्यकों की तरह चुपचाप डर के साए में अपना जीवन बिताते हैं, इसलिए वहां दंगे नहीं होते। उदाहरण के लिए, देश के जिन 15 जिलों में मुसलमानों की आबादी 75% से ज्यादा है, उन जिलों में वर्ष 2021 में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और इन 15 जिलों में हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल था। यहां ये जितने जिले आप देख रहे हैं, यहां सांप्रदायिक दंगे होते ही नहीं है और ये वो सब इलाके हैं जहां 75% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। लेकिन दूसरी तरफ वर्ष 2021 में ही नूंह के पड़ोसी जिले पलवल में 40 सांप्रदायिक दंगे हुए, जबकि पलवल में मुसलमानों की आबादी 20% है और नूंह में 80% है। और यहां बात सिर्फ इन 2 जिलों की नहीं है। देखिए, नूंह में दंगे, मुस्लिम आबादी है 80% और पलवल में दंगे, मुस्लिम आबादी है 20%। पलवल में 40 दंगे हुए हैं, नूंह में दंगे 0 हुए हैं और दोनों आसपास के लगे हुए जिले हैं। ये एक जिला ये है, एक जिला ये है, इनका बॉर्डर जो है आसपास लगता है। देश में जहां जहां मुसलमानों की आबादी 20% या उससे कम है,
वहां काफी सांप्रदायिक दंगे होते हैं। लेकिन जहां मुसलमान बहुसंख्यक है वहां दंगे नहीं होते, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग फिर ऐसे जिलों और इलाकों में अल्पसंख्यक होते हुए संघर्ष ही नहीं करते। बिहार के गया में 11.5% मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां वर्ष 2021 में 11 सांप्रदायिक दंगे हुए। झारखंड की राजधानी रांची में 14% मुस्लिम आबादी है, वहां भी 2021 में 75 सांप्रदायिक दंगे हुए। महाराष्ट्र के अमरावती में 14.5% मुसलमान आबादी है, वहां भी 2021 में 38 सांप्रदायिक दंगे हुए। जबकि जिन 15 जिलों में 75% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां वर्ष 2021 में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये आंकड़े आपके सामने हैं। आंकड़े अपने आप में सब कुछ कहानी बयां कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। इस नक्शे को आप याद रखिए, सांप्रदायिक दंगे कहां कहां पर हो रहे हैं और वहां जनसंख्या क्या है वो आप देख लीजिए। मेवात में भले ही सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, लेकिन मेवात भारत में साइबर अपराधियों, खनन माफिया, नकली दवाइयों के सौदागर और अवैध शराब के तस्कर, यहां तक कि आतंकवादी और फिर साइबर अपराधियों का गढ़ बन चुका है। हम आपको पिछले साल 19 जुलाई की एक घटना बताते हैं, जब नूह में पंचगांव की पहाड़ी पर अवैध खनन को रोकने के लिए एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह को खनन माफियाओं ने अपने डंपर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी थी। ये खनन माफियाओं को रोकने के लिए गए थे हरियाणा पुलिस के डीएसपी। अब आप सोचिए ये माफिया कितना खतरनाक होगा जिसने डीएसपी की हत्या कर दी खुलेआम। ऐसा कहा जाता है कि उस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह को उनके ही विभाग के लोगों ने कहा था कि उन्हें मेवात के इस इलाके में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेवात में तो पुलिस भी नहीं जा सकती। लेकिन उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ खनन माफियाओं पर रेड की, जिसके बाद इस कार्रवाई में उनकी हत्या कर दी गई। और इस डंपर की चर्चा मौजूदा हिंसा में भी सोशल मीडिया पर काफी हुई। हमने आपको एक फेसबुक पोस्ट दिखाया था जिसमें अजहर इसाब नाम के एक यूजर ने लिखा था कि मेरा सभी मेवात वासियों से निवेदन है कि वो 31 जुलाई को मेवात में डंपर अपने लिए नहीं बल्कि मेवात की इज्जत के लिए चलाएं। अब आप खुद सोचिए कि मेवात में अपनी इज्जत के लिए डंपर चलाने का मतलब क्या हो सकता है। मेवात में जो मौजूदा हिंसा हुई उसके पीछे एक बड़ा कारण है साइबर अपराध, क्योंकि यह जिला अब साइबर अपराध का गढ़ बन चुका है। और इसी साल अप्रैल के महीने में 5000 पुलिसकर्मियों ने नूह के अलग अलग इलाकों में रेड मारी थी और कुल 65 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। और इस वजह से नूह में एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों के अंदर पुलिस के खिलाफ पहले से ही गुस्सा था, नाराजगी थी और ये उसी साइबर पुलिस से बदला लेना चाहते थे। साइबर अपराधियों के अलावा नूह से कई आतंकवादी भी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। ये आतंकवादियों का भी एक मनपसंद स्थान है। वर्ष 2013 में दिल्ली पुलिस ने मेवात से लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया था, जो दिल्ली में बम धमाके करने की योजना बना रहा था। 2018 में भी इसी नूह से अल-कायदा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे और फिर नूह की एक मस्जिद में रहकर अल-कायदा के टेरर मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि वर्ष 2018 में नूह के पास पलवल की एक मस्जिद पर एनआईए ने इसलिए रेड मारी थी क्योंकि इस मस्जिद का निर्माण पाकिस्तान की आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से पैसा लेकर किया जा रहा था और यह मस्जिद पलवल के एक गांव में बन रही थी जो नूह से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। तो यह है मेवात आपके लिए। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों के जो कुल 35 जिले नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं, उन 35 जिलों में हरियाणा का मेवात एनसीआर का दूसरा, पूरे एनसीआर का दूसरा नंबर का सबसे पिछड़ा हुआ और गरीब जिला है। 2019 से 2021 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक मेवात की लगभग 80% आबादी के पास खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर, बिजली और बायोगैस में से कुछ भी नहीं है, जबकि पूरे एनसीआर में राजस्थान के भरतपुर के बाद सबसे ज्यादा लोग मेवात में कच्चे मकानों में रहते हैं। मेवात में 15 से 49 वर्ष की 51% महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, लिख पढ़ नहीं सकती। और इसी मेवात में जन्म दर 3.9% है, यानी लगभग 4%, जो देश की औसत जन्म दर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यानी पूरा देश एक अलग दिशा में जा रहा है और मेवात अलग दिशा में जा रहा है। पूरे देश में तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, लिखाई पढ़ाई हो रही है और मेवात इसके बिल्कुल दूसरी दिशा में जा रहा है।
देश में औसतन एक महिला पर 2.05 बच्चों का जन्म हो रहा है और मेवात में औसतन एक महिला के पर 3.9 यानी लगभग 4 बच्चों का जन्म हो रहा है। मेवात के इस पिछड़ेपन और गरीबी से यह पता चलता है कि इस जिले के लोगों ने जिन मुस्लिम नेताओं पर भरोसा किया, उन नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है और इस पूरी आबादी को देश की मुख्य धारा से अलग करके छोड़ दिया है। नूह जिले में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और वर्ष 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, लेकिन इसके बावजूद ये क्षेत्र भारत के सबसे पिछड़े और गरीब क्षेत्रों में से एक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी इस पर कोई बात नहीं करती और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अब भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही कर रहे हैं। आप नूह के फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान की ये फेसबुक पोस्ट देखिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि वो इस लड़ाई में वहां के लोगों के साथ हैं। अब आप ये देखिए कि हरियाणा में हुए इन सांप्रदायिक दंगों का देश की राजनीति पर क्या असर होगा। बीजेपी अब तक यह दावा करके बड़ी खुश होती थी कि उसकी सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां पर सांप्रदायिक दंगे नहीं होते और बीजेपी के डबल इंजन की सरकारें राज्यों में कानून व्यवस्था के मामले में बहुत ही कामयाब है। हर चुनावी रैली में बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे राज्यों में जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होती है और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे राज्यों में कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, ऐसा बीजेपी हर बार कहती थी। लेकिन पिछले 2 महीनों में मणिपुर के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार होते हुए भी सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं और हरियाणा के मामले में यह स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। मनोहर लाल खट्टर वर्ष 2014 से हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी सरकार के, लेकिन वर्ष 2017 से 2021 के बीच ही खट्टर की सरकार में 211 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और हरियाणा जब जब हिंसा की आग में जला है तब तब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा को एक बार भी बचा नहीं पाए। आप याद कीजिए, वर्ष 2017 में जब डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के मामले में दोषी करार दिया गया था और जब उन्हें जेल में डाला गया था, तब पंचकुला और सिरसा समेत हरियाणा में कई स्थानों पर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे और तब भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस हिंसा को रोक नहीं पाए थे। यह उनकी बहुत बड़ी नाकामी थी। जब डेरा सच्चा सौदा के मामले में गुरमीत राम रहीम के समर्थकों ने हरियाणा में ऐसे तोड़फोड़ की जैसे कि पूरा की पूरा हरियाणा उन्हीं का है और पुलिस खड़े खड़े ये तमाशा होते हुए देखती रही। इन तस्वीरों में आप देख लीजिए। इसी तरह वर्ष 2016 में भी हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई थी और इस हिंसा को रोकने में भी हरियाणा की खट्टर सरकार बिल्कुल नाकाम रही थी। मनोहर लाल खट्टर की मौजूदा सरकार मेवात की इस हिंसा को भी नहीं रोक पाई। उल्टा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज ये कह रहे हैं कि सरकार हर नागरिक की सुरक्षा नहीं दे सकती, हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। आप भी सुनिए। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता, जरूरी थोड़ी होता है। तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर की भी बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है। बीजेपी मणिपुर में एन बीरेन सिंह को नहीं हटा पाई, जबकि एन बीरेन सिंह हिंसा को काबू करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे थे। बीजेपी ने उन्हें नहीं हटाया। हरियाणा में इतनी बड़ी हिंसा हो गई। आप सोचिए, सितंबर के महीने में लगभग अब से 1 महीने के बाद भारत में G20 की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो सब भारत आने वाले हैं। इस स्थान से जहां पर यह सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, यहां से 80 किलोमीटर की दूरी पर व्लादिमीर पुतिन बैठे होंगे, शी जिनपिंग बैठे होंगे,
ऋषि सुनाक बैठे होंगे, मैक्रों बैठे होंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठे होंगे। और उससे ठीक 1.25 महीने पहले भारत की स्थिति यह है, और वो भी हरियाणा में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। आप सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इससे भारत की कितनी बदनामी होगी। हरियाणा के डबल इंजन में राज्य का जो इंजन है वो कैसे धुआं छोड़ रहा है, इसका अंदाजा आप हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के एक दूसरे बयान से लगा सकते हैं, जो अब कह रहे हैं कि यह हिंसा इसलिए हुई क्योंकि शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों ने भीड़ की सही जानकारी प्रशासन को नहीं दी थी। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस हिंसा को पूर्व नियोजित बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो अलग अलग पार्टियों के हैं, लेकिन दोनों ही बिल्कुल अलग अलग बयान दे रहे हैं। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना के रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। इस हिंसा में जो 4 आम नागरिक मारे गए हैं, उनमें 35 साल का एक शक्ति सिंह भी है। शक्ति सिंह ना तो शोभा यात्रा में शामिल हुआ था, ना ही वो हिंसा वाली स्थान पर मौजूद था, ना ही उनका इन दंगों से कोई लेना देना था। शक्ति सिंह नल्हड़ शिव मंदिर से 20 किलोमीटर दूर बड़कल इलाके में उस मिठाई की दुकान पर मौजूद था, जहां वो काम किया करता था, नौकरी कर रहा था, मिठाई की दुकान पर काम करता था। अब बताइए इस शक्ति सिंह की क्या गलती है? ना तो ये शोभा यात्रा में शामिल है, ना मंदिर जा रहा है, चुपचाप एक गरीब आदमी अपना रोजगार कर रहा है। हिंसा के दौरान जब वो इस दुकान से अपने गांव वापस लौटा, जो हिंसा वाली जगह से 18 किलोमीटर दूर है, तो वहां एक गुरुकुल आश्रम पर इस हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया। देखिए कहां किया, गुरुकुल आश्रम पर हमला किया, जहां पर जो हिंदू बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरुकुल में। इसके बाद शक्ति सिंह की कोई खबर नहीं मिली और बाद में शक्ति का शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला। इसलिए आज सवाल यह भी है कि यह हिंसा 20 किलोमीटर दूर आगे कैसे पहुंच गई और शक्ति सिंह इस हिंसा में कैसे मारा गया, जबकि इस बेकसूर जान का कोई लेना देना नहीं था किसी भी हिंसा से, किसी भी प्रोटेस्ट से, किसी भी यात्रा से। आप देखिए। क्या हिंसा सिर्फ नूह शहर में हुई? क्या आगजनी बवाल सिर्फ नूह शहर में हुआ? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज तक इंडिया टुडे आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाला है। इस वक्त हम नूह शहर से 18 किलोमीटर दूर भादस गांव में हैं और ये एक गुरुकुल है जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। गुरुकुल भादस ये जो इसका नाम है। और जब हिंसा शुरू हुई नूह शहर में, तो इस गुरुकुल में जो हिंदू समाज का ये है, एक तरीके से इसको मंदिर माना जाता है। यहाँ बकायदा जो गाय हैं उनको पाला जाता है। इस गुरुकुल में जो हिंसक भीड़ ने 2 बार चढ़ाई करने की कोशिश की। सबसे पहले हम महंत तरुण, उनसे हम बात करते हैं। तरुण जी, उस दिन क्या हुआ था, विस्तार से बताइए। जी, उस दिन ये हुआ था कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी। जो धार्मिक यात्रा निकलनी थी तो उसकी सारी तैयारी की गई थी। 11 बजे तक भी कोई बात नहीं, 12 बजे तक भी कोई बात नहीं। तो यहाँ से जैसे हम गेट के बाहर जाने लगे तो तुरंत हमें सूचना मिली कि नूह में ऐसे ऐसे दंगा छिड़ गया है। फिर वहाँ से फिर बाद में पता लगा कि बड़कली पे भी ऐसा कांड हो गया है। पहला तब अटैक होने को आया, तभी उनको वहाँ पे रोक दिया गया। और दूसरे अटैक में एकदम गुरुकुल के गेट पे आ गए थे। तो सभी जितने भी अपने व्यक्ति हैं उनका मैं आभारी हूँ कि सेकंडों के हिसाब से उन्होंने गुरुकुल की रक्षा की। अगर ये लोग ना आते तो आज आपको ये गुरुकुल भी एक खंडहर रूप में दिखाई दे रहा होता। जब यहाँ पर 2 बार इस गुरुकुल पर अटैक करने की कोशिश की उपद्रवियों ने, जैसा खुद आचार्य तरुण ने बताया, तब जो एक सरपंच है इस इलाके के भादस के, शौकत, वो आए। उन्होंने क्या देखा, शौकत की जुबान से ही हम सुनते हैं। शौकत जी, क्या हुआ था? सर, हम यहाँ 2, 4, 5 लोग थे पहले।
मेरे साथ। फिर हमने तादाद पता लगी कि भाई ज़्यादा 400-500 आदमी आ रहे हैं, तो हमने अपने गांव से और आदमी बुला के और उनको थोड़ा धमकाया, बड़ी परेशानी से डरा कर लाठी यहाँ से ले गए हम, और लड़ने के लिए मैंने कहा हमको मार के आगे जाओगे, नहीं आगे नहीं जाने देंगे। तो हमने वो भगाए और दंगाई थी, सबको डांट लग रहा था जी। मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट ढक रखी थी, बाहर के थे जी, बाहर के आदमी थे जी। बड़ी परेशान, ये समझ ले हमने कही इधर नहीं जाने देंगे। गोली चलाने की भी उनने सोची, सरपंच के पाम में गोली मार दो, बाकी हमने कही चल मर जाए, हम आगे नहीं जाने देंगे। इस गुरुकुल में 2 बार अटैक करने की? हाँ, 2 बार अटैक करने की कोशिश करी जी। तो उसके बाद क्या पुलिस पुलिस आई, कोई जानकारी? पुलिस नहीं आई जी। इस वक्त मैं भादस गांव में मौजूद हूं और ये शक्ति का घर है। फिलहाल घर में कोई मौजूद नहीं है, चूंकि उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, तमाम कानूनी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन एक छोटा सा घर है, घर के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और जो शक्ति है वो मिठाई का भी काम करता और छोटे मोटे काम करता था और अपने परिवार का राजमिस्त्री का काम करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। नूह शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बड़कली इलाका पड़ता है। बड़ा सवाल यह है कि नूह शहर में ही हिंसा हुई, नूह शहर में ही शोभा यात्रा निकल रही थी। तो अगर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई तो वो हिंसा 20 किलोमीटर दूर बड़कली कैसे पहुंच गई और 18 किलोमीटर दूर भादस में रहने वाले शक्ति सिंह की हमले में मौत कैसे हो गई? शक्ति सिंह का पूरा परिवार मातम में डूबा हुआ है। कैसे पता चला था शक्ति के बारे में? सर, हमें जो है मांडखेड़ा हॉस्पिटल से सूचना मिली कि भादस गांव से कोई डेड बॉडी आई है। तो हम यहां से गए और जो है वहां हॉस्पिटल में जाकर के देखा तो वो हमारा भाई था जी। अब हम आपको हिंदी और मराठी फिल्मों के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या के बारे में बताएंगे, जो कल तक सबको ये कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक हैं, वो खुश हैं। कल तक उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुंबई के पास अपने स्टूडियो में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि 57 वर्ष के नितिन देसाई कल रात 10 बजे अपने स्टूडियो में स्थित अपने कमरे में सोने गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने सुबह करीब 4:30 बजे आत्महत्या कर ली। मैं पिछले हफ्ते ही नितिन देसाई से मिला था और उस समय वो बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। वो दिल्ली आए थे पिछले हफ्ते, बल्कि आज से सिर्फ 6 दिन पहले। मैं नितिन देसाई को बहुत पहले से जानता हूं, बहुत पहले से मेरी उनके साथ जान पहचान है, दोस्ती है। और जब मैं उनसे मिला, हमेशा की तरह जब 2 लोग मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, क्या हाल है आपके, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। फिर उन्होंने शिकायत की, जैसे आप भी अपने दोस्तों से करते हैं कि आप कभी फोन नहीं करते, कभी आप आते नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जब अगली बार मुंबई आऊंगा तो जरूर आपसे मिलूंगा। हालचाल जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं। और असल में उनका शरीर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनके दिल में बहुत गहरा घाव था जो रिस रहा था, लेकिन वो घाव किसी को दिखाई नहीं दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं अपने हाथ पर यहां एक पट्टी बांध कर आऊं या अपने सिर पर पट्टी बांध कर आऊं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं घायल हूं, मुझे चोट लगी है। लेकिन अगर शरीर ठीक है और दिल में चोट लगी है, दिल से खून बह रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? असल में बाहर से खुश दिखने वाले नितिन देसाई मानसिक रूप से बहुत परेशान थे और इस डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह था वो कर्ज जो उन्होंने मुंबई के पास करजत में अपना खुद का स्टूडियो बनाने के लिए लिया था। और इस स्टूडियो का नाम था ND स्टूडियो। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। 250 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर बनाए गए इस फिल्म स्टूडियो से नितिन देसाई को बहुत उम्मीदें थी और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, जितना भी पैसा उन्होंने जमा किया था, इस स्टूडियो में लगा दिया। लेकिन जब वो ये कर्ज समय पर चुका नहीं पाए और कर्ज देने वाली कंपनी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठाया, तो नितिन देसाई ये सदमा शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस कर्ज के कारण डिप्रेशन में उन्होंने अपनी जान ले ली। नितिन देसाई का सबसे बड़ा डर यह था कि वो कर्ज की वजह से स्टूडियो को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन जब सारी स्थितियां उनके खिलाफ हो गई तो उन्होंने अपना ये स्टूडियो खत्म होने से पहले खुद को खत्म कर लिया। और कोई समझ ही नहीं पाया कि नितिन देसाई जैसे प्रतिभाशाली कलाकार जो सबको खुश दिख रहे थे,
वो अपने मन और मस्तिष्क से इतने विचलित कैसे थे। असल में दुनिया में ऐसी कोई एक्सरे, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है जो टूटे हुए दिल का पता लगा ले। आपके शरीर में चोट लगती है तो आप दवाई खा लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, मरहम लगा लेते हैं, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है तो उसकी मरहम पट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है और कई बार ये दिल पर लगी चोट इंसान की जान ले लेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चोट के बारे में किसी को पता नहीं चलता क्योंकि ये चोट दिखती नहीं है और जिसे ये चोट लगी होती है वो इंसान भी सबको यही कहता रहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन इस डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को लोग गंभीरता से नहीं लेते और इसीलिए आज ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत में 2,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज ऐसा है जो लोग चुका नहीं पाए और दिवालिया घोषित हो गए, लेकिन दिवालिया होने का ये डर नितिन देसाई के लिए मृत्यु में बदल गया। हमारे देश के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, हमारे देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया और फिर चुकाया नहीं और उसके बाद अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। और ये इनमें से बहुत सारे लोग तो आज भी प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं, बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बावजूद इसके कि अदालतों में कह चुके हैं कि मैं दिवालिया हो चुका हूं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक मिडिल क्लास व्यक्ति कर्ज ले लेता है तो कर्ज उसके जीवन पे एक बहुत बड़े बोझ की तरह बन जाता है और नितिन देसाई एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिनके लिए कर्ज एक बहुत बड़ा बोझ था और वो कर्ज के बोझ के नीचे ही आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया से निकल गए। बहुत बहुत दुख हुआ। एक टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंटेड आर्ट डायरेक्टर जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिनेमा में रहा है इतने सालों से। मुझे प्रिविलेज मिला उनके साथ काम करने के लिए। ट्रैफिक सिग्नल, फैशन, हिंदू सरकार और जेल जैसी बहुत ही रिमार्केबल फिल्म उनके साथ मैंने की और एक अच्छे व्यक्ति, बहुत ही, मैंने जैसे कहा, टैलेंटेड। यकीन नहीं हो रहा वो हमारे बीच में नहीं रहे क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिक्चरें की है, बड़ी बड़ी पिक्चरें, छोटी छोटी पिक्चरें, सीरीज बोलो, सीरियल बोलो, बहुत ही कमाल का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप सोचिए, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो उन्होंने 128 फिल्में की हैं और नितिन देसाई एक बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर थे और जैसा कि कोई भी सही प्रोफेशनल, अच्छा प्रोफेशनल, उसका हमेशा एक सपना होता है कि वो अपना काम करे। नितिन देसाई का एक सपना था कि वो मुंबई का फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अच्छा स्टूडियो तैयार करें और वो स्टूडियो उनका होगा। उन्होंने लोन लिया, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और फिर इस स्टूडियो को तैयार किया और बाद में वो इस लोन को चुका नहीं पाए। इसलिए आज हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि जो नितिन ने किया वो आपको नहीं करना चाहिए। काश उस दिन ये कदम उठाने से पहले नितिन ने अपने दोस्तों से एक बार बात कर ली होती, काश अपने परिवार से एक बार बात कर ली होती और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि अगर उन्होंने ये बात की होती तो उनके दोस्त और उनके परिवार के लोग उन्हें जरूर इस मुसीबत से बाहर निकाल लेते और उन्हें ये कदम नहीं उठाना पड़ता। भारत में 6 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और भारत में इस डिप्रेशन की वजह से हत्याओं से ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। पिछले 10 वर्षों में 13,87,000 लोग डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। अकेले 2021 में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। यानी ये डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ हर दिन 450 लोगों की जान ले रहा है और इनमें से 60% आत्महत्याएं रिश्तों की वजह से होती हैं या फिर कर्ज की वजह से होती है। इसलिए आज आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके अपने, जो आपके दोस्त हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनका ध्यान रखिए, उन्हें अकेला मत छोड़िए। और अगर कोई आपसे कहता भी है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुस्कुराते हुए आपके सामने से गुजर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक है। शरीर ठीक हो सकता है लेकिन हो सकता है कि मन पर बहुत चोट लगी हो और हमारे समाज को और आप सबको उसी मन पर लगी चोट को पहचानना सीखना होगा। समस्याओं का अपना कोई साइज नहीं होता, वो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता पर छोटी या बड़ी होती है।